अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 जनरल साइंस 9th क्लास के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाकर पहले वो देख रहे हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। जरिए टीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूला करें। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारा बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। जानदार में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल कीमियाई अवामिल के मुताले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? जो तमाम जानदारों के बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामिल होते हैं, मतलब अवामिल कहते हैं उनके अमल। ठीक है, बायोलॉजिकल हों या कीमियाई हों, उनके जो अवामिल होते हैं, उनके जो अमल होते हैं कि किस तरह से काम करता है, वर्क करता है, उसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। ये लाइनें आपने याद रखनी है। वो पूछ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, ये कीमियाई अमल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह के होते हैं। हजमशुदा खुराक का जिस्मानी तमीर में इस्तेमाल होना तमीरी कीमियाई अमल का हिस्सा, जबकि रिस्पिरेशन का अमल तकरीबी कीमियाई अमल है। देखिए, हजमशुदा जो खुराक होती है, जो किसी भी जाहिर बात है, जब खुराक हजम होती है तो वो जिस्मानी तमीर का ही काम करती है ना। मतलब कि जिस्म का जो हिस्सा है, जिस्म जो होता है इंसान का, उसको मजबूत करने का काम करती है। और रिस्पिरेशन का अमल तकरीबी कीमियाई अमल है। तकरीबी कहते हैं अहम तरीन, ठीक है, कीमियाई अमल है। रिस्पिरेशन का वो अमल होता है जिसके अंदर कोई भी इंसान सांस लेता है। सांस लेने के अमल को रिस्पिरेशन कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जानदार और खसूसन खुद भी जानदार को इंसान के फ़ायदे के लिए सनती पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह 1970 में तलब की गई। ये भी आपने याद रखना है कि बायोलॉजी की इस्तिलाह कब स्टार्ट की गई थी। ये 1970 में की गई थी, जो MCQ में पूछा जा सकता है आपको। इसकी मदद से खुद भी जानदारों के जेनेटिक इंजीनियर करके इनसे सनती पैमाने पर कई एक फायदेमंद अशिया हासिल की जा सकती हैं, मतलब एंजाइम और हार्मोन्स वगैरह। अब आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तमाम जानवर मसलन पौधों, जानवरों, फंजाई और बैक्टीरिया में सैकड़ों कीमियाई अवामिल वकूफ़ पज़ीर होते हैं। मतलब पौधों, जानवरों और इन सब में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में कीमियाई जो अवामिल होते हैं, कीमियाई अमल होते हैं, कीमियाई काम होते हैं, वो वाक़या होते हैं, वो शुरू होते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर इसका आंसर। आमतौर पर मेटाबॉलिज्म 2 अज़ा पर मुश्तमिल है। 2 अज़ा कहते हैं हिस्सों को, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके मेटाबॉलिज्म के हिस्से कौन से हैं? एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है, और उसके 2 हिस्से हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एक तकरीबी कीमियाई अमल है जिसके नतीजे में पेचीदा नामियाती कंपाउंड सादा कंपाउंड में टूटते हैं। पेचीदा कहते हैं मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हों, जिनको हल ना कर सकें, वो सादा कंपाउंड में टूट जाते हैं। इस अमल के नतीजे में एनर्जी का खराज होता है और ये एनर्जी जानवर को बहुत सी फ़ाल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। इफ़ाल कहते हैं काम करने के लिए, मतलब कि जब ये जो पेचीदा कंपाउंड होते हैं वो सादा कंपाउंड में टूटेंगे, जब वो टूटते हैं तो उनसे एक एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो एनर्जी जो होगी वो जानवरों के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। कैटाबॉलिज्म तामलात के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मुख्तलिफ एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब इन सब के जिनमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, कंपाउंड महल्लावार टूटते हैं और छोटे छोटे पैकेटों की शक्ल में एनर्जी इख्तियार कर लेते हैं। महल्लावार मतलब कि एक साइकिल होता है, एक के बाद एक। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये भी टॉपिक आगे है। एनाबॉलिज्म एक तमीरी कीमियाई अमल है। कार्बोहाइड्रेट का पौधों में बनना की एक मिसाल है जिसमें सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये मोस्ट दफ़ा पीछे भी आया है, तकरीबन हर लेक्चर में फोटोसिंथेसिस आ जाता है और ये हर पेपर में भी आता है। ठीक है, सूरज की रोशनी में मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को इस्तेमाल करके जो पौधे खुराक तैयार करते हैं, उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये बहुत दफ़ा मैं डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ और ये आई थिंक हमने किस एक्सरसाइज में भी ये देखी थी। ठीक है, क्वेश्चन ये देखा था। अच्छा, आगे है एनाबॉलिक, एनर्जी इस्तेमाल करने वाले, और कैटाबॉलिक, एनर्जी खारिज करने वाले अवामिल के मजमूए को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में भी फ़र्क को जो है वो याद रखना है। एनाबॉलिक क्या होते हैं? जो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, और कैटाबॉलिक वो होते हैं जो एनर्जी को खारिज करते हैं, एनर्जी को निकाल देते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में ये डिफरेंस होता है। ये पूछ सकते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में क्या फ़र्क है, तो ये आप लिख सकते हैं।
आगे हैं डाइजेशन और असेमिलेशन। ये अब क्या होते हैं मराहिल, ये पढ़ते हैं। डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन खुराक के अज़ा को छोटे मार्कों में तोड़ने या तकसीम करने का अमल है। अच्छा जी, खुराक के अज़ा क्या होते हैं? हिस्से, ठीक है। खुराक जो वो खाते हैं, कोई भी जानवर है, इंसान है, वो जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, तो छोटे मार्कों में तोड़ देगा तो वो आगे तकसीम हो जाएगी। उस अमल को डाइजेशन कहा जाता है, जिसमें खुराक के अज़ा को इनके इकाइयों में तब्दील किया जाता है, जबकि इन अज़ा का जिस्म में जज़ब होकर जुज़ बनना असेमिलेशन कहलाता है। अच्छा, वो जो टूटेंगे तो वो डाइजेशन होगी, और जब वो जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे जिस्म में जज़ब होकर, तो वो असेमिलेशन होगी। डाइजेशन असेमिलेशन में फ़र्क पूछ सकते हैं, तो उसके अंदर ये आएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। हमने इनका डिफरेंस को याद रखना है क्या है। डाइजेशन खुराक के बारे में मालूम, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को इंसान के सादा अज़ा में तज़ीम करना या तोड़ना है। उसी को उन्होंने ईजी वर्डिंग में लिख दिया। आपको अगर इसकी समझ नहीं आती तो आप ये भी लिख सकती हैं, ठीक है। जो कि जानदार बाद में जरूर मार्कुल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हाजमे के प्रोडक्ट जानवरों के सेल में जज़ब हो जाते हैं। हाजमे के खुराक को अंदर एडजस्ट करने के लिए हाजमे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल खुद ही जज़ब होते हैं, और नया प्रोटोप्लाज्म बनाने या एनर्जी मुहैया करने में इस्तेमाल होते हैं, और फिर बाद में उनका इस्तेमाल किया जाता है नए प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। इम्पोर्टेंट है डाइजेशन एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमने नहीं छोड़ना। आगे है कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट हासिल करने के लिए गंदम, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा या इनसे बनी हुई अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, चावल, मकई, आटा, ये चीज़ें, सब्जियां वगैरह खाएं, इनके अंदर बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, ये वही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के हाथ में हासिल सादा शुगर, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। मतलब इन कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, और रिस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी के हसूल का जरिया बनते हैं। अच्छा, ये सेल वॉल क्या होती है? जानदारों में मौजूद होती है, तो ये उसको तमीर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली गज़ा खाने से हमारे जिस्म को 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। अगर हम 1 ग्राम सिर्फ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली गज़ा खुराक, ठीक है, तो वो हमारे जिस्म को 3 किलो कैलोरीज एनर्जी देगी। यह खुराक हासिल करने का सबसे सस्ता जरिया है, और इंसानी से जिस्म को एनर्जी पहुंचाते हैं। ये सबसे सस्ता जरिया, मतलब कम पैसों में आ जाते हैं सोर्सेज। अगर जिस्म कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती हो जाए तो ये जिगर मसल में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि ये जिगर को और मसल्स को नुकसान पहुंचाएगी। आगे है फैट्स मेटाबॉलिज्म। हमें फैट्स वो दो ज़राए से हासिल होते हैं, ठीक है। फैट्स जो होते हैं वो 2 ज़राए से हासिल होते हैं। एक हिमानी ज़राए, मसलन घी, मक्खन, मलाई, चर्बी वगैरह, गोश्त और मछली तेल, इन सब में फैट्स मौजूद होता है। दूसरा नबाताती ज़राए, सरसों, जैतून, नारियल, मकई, सोयाबीन, मनोला, सूरजमुखी, मूंगफली वगैरह। फैट्स के हाथ में हासिल कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। ये छोटी आंतों में हजम और जज़ब होते हैं। अब क्या होता है कि फैट जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं हासिल, एक हिमानी होते हैं, एक नबाताती। हिमानी में क्या आएगा? घी, मक्खन, चर्बी वगैरह और गोश्त वगैरह। नबाताती में सरसों, जैतून, तेल वगैरह आ जाएंगे। अच्छा जी, आगे है फालतू चुनाई या फैट, जिसम के फैट क्या करने वाले टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ किन्हें कहा जाता है, ये हमने याद रखना है। यहाँ से इसका आएगा फालतू चुनाई फैट, जिसम के फैट दखिया करने टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। ये बहुत दफ़ा आया है पेपर के अंदर। शदीद भूख की सूरत में जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी वाक़ होती है, तो रिस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज की बजाय फैट्स इस्तेमाल होते हैं। अभी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें भी एडिपोज टिश्यूज़ वाला आया हुआ था, ठीक है। आगे है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये अभी साथ साथ आप लगाते जाएँ, फिर आप कहते हैं कि जी पता नहीं कहाँ से पेपर आता है, बाइक से शायद आता है, हाथ से एक्सरसाइज वाले करके चले जाते हैं, अंदर से करते ही नहीं। अंदर से भी ये मैं क्वेश्चन आपको लगाती हूँ, वो किया करें लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के हजम का अमल मैदे में शुरू होता है। अच्छा, प्रोटीन को हजम करने का जो स्टार्टिंग है वो है मैदा। गैर हजमशुदा प्रोटीन ज़ाइम के ज़रिए हजम होकर अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है। अमीनो एसिड्स मुख्तलिफ किस्म की नई प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स का क्या काम है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये इनका क्या काम है? प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कमी की सूरत में एनर्जी मुहैया करने का वसीला भी बनते हैं। अच्छा, इनके अगर 2 काम पूछने तो एक तो ये प्रोटीन बनाते हैं, दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट की कमी को
जब हो जाती है तो उनको एनर्जी भी मुहैया करते हैं। यहाँ तक था आज का लेक्चर। आगे हम इंशाल्लाह कल को करेंगे एंजाइम्स और आगे फर्दर। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, या कोई भी सीरीज़ आप न्यू स्टार्ट करवाना चाहते हैं, कोई भी बुक की हो गई, कोई भी क्वेश्चन हो गया तो आप ज़रूर बताया करें ताकि आपके लिए वो सीरीज़ स्टार्ट की जाए। अगले तो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।